नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपना चल रहा था पहला पार्ट यानी मानव भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसके बारे में अपन बात कर चुके थे। पूरा पार्ट अपन समझ चुके थे। अब इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। तो इस सीरीज में जो नया संशोधित सिलेबस है, इसमें आपको क्या है, एक नई चीज भी आपको मिलेगी, यानी जो पार्ट के पीछे के प्रश्न उत्तर है उसका भी आपको हल करवाया जाएगा। तो देखते हैं अपन एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया गया है, अगर आपने पहले ये पूरा पार्ट को नहीं समझा है तो पीछे वाले वीडियो देख के आप पहले पूरा पार्ट समझ लिए। अगर आप पूरा पार्ट समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे उत्तर। तो देख लेते हैं इसका जो प्रश्न है। पहले प्रश्न है बहुचयनात्मक, यानी जिनका एबीसीडी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेता है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आता है। आपको सीधा प्रश्न दिया होता है, उसका उत्तर लिखना है। तो देखो अपन प्रश्न करते हैं। पहला आपको दिया है नारू रोग का रोगजनक। नारू रोग यानी जो आपने कहा था दूषित पानी में जो कृमि होता है उसकी कमी से। कृमि कौन सा? जो कृमि था ड्रैगनकुलस मैंडिनेसी से एक कृमि होता है। तो किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर है 2 नंबर वाला कृमि, यानी ड्रैगनकुलस मैंडिनेसी से क्या है? कृमि है। ठीक है, अगर नाम पूछे उसका कृमि का नाम तो आपको लिखना है ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस। अगर आपसे पूछे किसका है तो ये सिर्फ कृमि है। दूसरा देखो, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आपने बात की थी 120 80 लिखेंगे। 80 120 ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, ये अपना गलत है लिखने का तरीका। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे 120 80, पहले उच्च रक्तचाप लिखा जाता है फिर निम्न वाला। उसके बाद है तंबाकू किस कुल का पादप है? तंबाकू कौन सा पादप से प्राप्त किया जाता है ये नहीं पूछा है, किस कुल का पादप है यानी किस प्रजाति का है। तो सोलेनेसी। कौन सा है? सोलेनेसी। अगर आपसे पूछता है तंबाकू किस पादप से प्राप्त किया जाता है तो निकोटिनम टोबेकम। उस पादप का नाम क्या है? निकोटिनम टोबेकम। ध्यान रखना पादप का नाम है, लेकिन वो कौन से कुल का है यानी कौन सी जाति का है तो सोलेनेसी जाति का है। इसके बाद अगला है मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है? यानी शराब के जो सभी तरह की शराबें होती है, मदिरा होती है, वो कौन से बनाई जाती है? ये एथिल एल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कह सकते हैं या एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं या मेथेनॉल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको बताया था आयोडीन की कमी से घेंगा या फिर उसको क्या कहते हैं? गलगन रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन में था घेंगा यानी घेंगा रोग। तो देखो सिंपल सा था आपका जो बहुचयनात्मक प्रश्न है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगले भाग में देखते हैं अपन अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक मतलब जो एक एक नंबर के आपके प्रश्न आते हैं, पीछे वाला भी जो तो एक एक नंबर में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस पार्ट में से जो 1 नंबर का प्रश्न आता है तो इसमें से पूछा जा सकता है आपको, तो इसको ध्यान से आपको करना है। देखो प्रश्न क्या है, अगला छठा प्रश्न है अति लघुतरात्मक का। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम, यानी अफीम कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है उसका वैज्ञानिक नाम। तो आपको पता है क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से वो दूध प्राप्त करके और वैसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा है वसीय यकृत रोग का कारण क्या है? तो आपने पढ़ा था जो मदिरा से होने वाली हानियां थी या मदिरा से होने वाले दुष्प्रभाव थे, उसके अंदर पढ़ा था कि मदिरा के सेवन से क्या होता है? वसीय यकृत रोग होता है, यानी मदिरा का सेवन। इसका कारण क्या है? वसीय यकृत रोग का कारण है मदिरा का सेवन या मदिरा सेवन। उसके बाद है तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो आपने तंबाकू की जो हानियां पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था तंबाकू में निकोटीन नामक जो है एल्किलॉइड पाया जाता है, जो शरीर में बहुत नुकसानदायक होता है, यानी कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो निकोटीन पाया जाता है। उसके बाद है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो आपको पता है रक्तचाप यानी अपने जो बीपी को मापता है उसको क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी भी कहते हैं या स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। रक्तचाप मापी भी कह सकते हैं, स्फाइग्नोमैनोमीटर भी कहते हैं। उसके बाद अगला है नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए, यानी नारू रोग किसके कारण होता है उसका नाम लिखना है। देखो पहले पूछा था नारू रोग या बाला रोग है, उसका कारक कौन है यानी उसका कारण क्या है? तो एक कृमि था। अब की बार पूछा उसका रोगजनक का नाम लिखना है, तो अपन नाम लिखेंगे। देखो ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस नामक कृमि, यानी ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस नामक कृमि है जिसकी वजह से क्या बाला रोग या नारू रोग होता है। तो ये थे अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, यानी आपके जो 3 नंबर का प्रश्न आता है उसमें से देखते हैं आ सकता है। तो इसमें देखो क्या है लघुतरात्मक प्रश्न जिसका उत्तर आपको 30 से 40 या 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, 30-40 शब्दों में देना होता है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, यानी 11वां प्रश्न। पहले अपने पढ़ चुके हैं 10 प्रश्न जिसमें लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक थे। देखो संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है, यानी संतुलित भोजन किसे कहते हैं और कुपोषण किसे कहते हैं। तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में
उपलब्ध हो या उपस्थित हो तो उन्हें अपन कौन सा भोजन कहते हैं? संतुलित भोजन। यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व है, जितनी शरीर में जरूरत है उतनी है, तो वो संतुलित भोजन। और कुपोषण का मतलब क्या होता है? कुपोषण मतलब वह भोजन जिसमें लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो रही है लगातार, तो उसे अपन क्या कह देते हैं? कुपोषण कह देते हैं। तो देख लेते हैं परिभाषा। देखो, संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, देखो उचित मात्रा में क्या हो? उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। ठीक है, तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। दूसरा देखो कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। अपन बात कर चुके हैं कुपोषण किसे कहते हैं? जब अपने भोजन में या तो एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्व की लगातार बहुत समय तक, यानी लगातार समय तक, कुछ समय तक अपने क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो उसे क्या हो जाता है? कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न इसका, संतुलित और कुपोषण का। उसके बाद देखो, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो प्रश्न किस तरह से घुमा के पूछा है, ये नहीं पूछा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। अगर आपसे ये पूछता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, तो आपको दो रोग लिख देते, एक तो होता है क्वाशियोरकोर रोग और दूसरा होता है मेरस्मस रोग। लेकिन ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है उससे मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। बच्चे का जैसे शरीर क्या हो जाता है? पेट तो फूल जाता है, बाकी शरीर सूख जाता है। ठीक है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख नहीं लगती है। ठीक है, और त्वचा क्या हो जाती है? पीली पड़ जाती है, काली धब्बेदार ऐसी होकर फटने लगती है। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके थे प्रोटीन की कमी से, लेकिन इसका आंसर पूछा है तो आपको इसके, यानी आप क्या लिख सकते हो इसमें? जो क्वाशियोरकोर रोग है और जो मेरस्मस रोग है, दोनों के लक्षण लिख सकते हो। यानी लक्षण ही पूछा है, यानी इसके प्रभाव क्या है, तो वो भी उसके प्रभाव है। क्वाशियोर रोग के प्रभाव यानी उसके लक्षण, और मेरस्मस रोग यानी उसके लक्षण लिख सकते हैं। तो अपने प्रश्न के हिसाब से लिख दिया, भूख कम लगना। ठीक है, यानी भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, और बच्चे का पेट फूल जाता है, शरीर सूख जाता है, बाकी पेट क्या हो जाता है? फूल जाता है। और त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क यानी सूखी हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ये था प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उनसे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये इनके प्रभाव हैं। इसके बाद देखते हैं लघुत्तरात्मक का अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? जो पानी पीने योग्य होता है, यानी पीने के पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए वो आपको लिखने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने बात किया था पानी का पीएच संतुलित होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे कण नहीं होने चाहिए जो आंखों से दिखाई दे, या उसमें हानिकारक कण नहीं होने चाहिए, उचित मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए उसके अंदर। तो यही सारे थे वो अपन लिख सकते हैं। देखो किस तरह से लिखना है, देखो पीने योग्य पानी के क्या गुण है वो लिखने। आंखों से दिखाई देने वाले कण या वनस्पति न हो, जिसमें अपने आंखों से दिखाई दे कुछ कण, अपन पानी पीने से पहले देखते हैं ना उसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हानिकारक सूक्ष्म जीव न हो, उसके अंदर कोई भी हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। और तीसरा है, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन भी जितनी मात्रा में होनी चाहिए, उचित मात्रा है, जितनी सही मात्रा है उतनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। और अंतिम है, जल का पीएच भी संतुलित होना चाहिए, यानी 7 के आसपास का पीएच होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या था, पीने योग्य पानी के क्या गुण हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, दूषित जल के क्या दुष्प्रभाव हैं, यानी अगर आप खराब पानी पी लेते हैं तो इसके क्या प्रभाव है वो आप जानते ही हैं। बहुत सारी तरह की बीमारियां हो सकती है। ठीक है, आपके बहुत सारे तरह, जैसे अपने पढ़ा था जिससे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, ये क्या होते हैं? गंदे पानी में रहते हैं, वो अपने शरीर के अंदर चले जाते हैं, फिर वो अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। जैसे अपने कृमि से, जैसे ड्रैकेनकुलस मैंडिस बाला या नारू रोग पढ़ा था, तो इस तरह के रोग बहुत सारे हो सकते हैं। फिर देख लेते हैं इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे। दूषित जल के दुष्प्रभाव निम्न है, कौन कौन से? देखो, दूषित जल में उपस्थित विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्या होते हैं? शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। इनकी वजह से हैजा, पेचिस हो सकता है, ऐसी बीमारियां हो सकती है जैसे हैजा, पेचिस, ये बीमारियां हो सकती है। उसके बाद है वायरल संक्रमण से, यानी इनसे कई तरह की वायरल बीमारियां, वायरल संक्रमण यानी फैलने वाली बीमारियां भी इससे हो सकती है, जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया, ऐसी बीमारियां, खतरनाक बीमारियां भी इससे हो सकती है। ये किससे होती है? दूषित जल से, यानी गंदा पानी पीने से। उसके बाद अगला है, जो कृमि है ड्रैकेनकुलस मैंडिनेसिस नामक कृमि है, इसकी वजह से कौन सा बाला या नारू रोग होता है। ये कृमि है जो पानी के अंदर, गंदे पानी में पाया जाता है, जो अपने शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, जो मादा कृमि होती है वो शरीर के अंदर जाने के बाद में अंडे दे देती है, वो अपने शरीर के अंदर फिर उसके बहुत सारे जीवाणु बन के वो क्या हो जाते हैं? बीमारी का कारण बन जाते हैं, बाला या नारू रोग। तो ये है दूषित जल के दुष्प्रभाव। इसके बाद जो अगला प्रश्न है
लघुतरात्मक का अफीम के दूध में पाए जाने, अफीम के दूध में कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं, यानी अफीम के दूध में पाए जाने वाले एल्केलॉइड आपको बताने हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, यानी अपने पहले बात कर चुके थे जब चैप्टर के अंदर कि अफीम के अंदर क्या होता है। अफीम के दूध में 30 प्रकार के, लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से अपन कुछ एक नाम लिखे थे, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ये सारे हैं। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। यही अपने बात की थी कि इसमें 3 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेवरिन, ये प्रमुख हैं। तो आपको सारे नाम नहीं लिखने हैं, कुछ एक जो प्रमुख है उसके नाम लिखने हैं, और इसमें ये बता देना है कि इसमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। किसमें? अफीम के दूध में। अगला है तंबाकू के से होने वाली हानियां क्या है। तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी हानि होती है, तो बहुत सारे अपने पढ़ा था, ठीक है। जिससे क्या होता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, उससे कई प्रकार के यानी ये नुकसान होते हैं, ठीक है। इससे कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर क्या है, तंबाकू के उपयोग से होने वाली हानियां। तो कौन कौन सी है, देखो तंबाकू से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, या और भी कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। मुंह, जीभ, गले और फेफड़े का कैंसर हो सकता है। दूसरा है तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे अपने शरीर की जो धमनियां होती है यानी नसें होती है जिसके अंदर से रक्त प्रवाह होता है, वो उसके साइड में दीवारों को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। जिससे क्या है, हृदय की धड़कन व रक्त दाब की दर बढ़ जाती है, यानी हृदय तेज गति से धड़कने लगता है। यानी अपने 1 मिनट में नॉर्मली हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार, इससे ज्यादा बार धड़कने लग जाता है, और ब्लड प्रेशर यानी बीपी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये इसका कारण है। अगला है गर्भवती महिलाओं के भ्रूण विकास की गति मंद बढ़ जाती है। अगर गर्भवती महिलाएं तंबाकू लेती हैं तो उनके क्या है, जो पेट में पलने वाला बच्चा है वो क्या हो जाएगा, पूरा विकास नहीं होगा, बहुत धीमी गति से उसका विकास होगा और वो कमजोर होगा। उसके बाद अगला अंतिम है सिगरेट के धुएं में। देखो सिगरेट के धुएं में एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, ऐसा है जो अपने क्या है, शरीर के अंदर जाने के बाद में जो अपने रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये जो रेड ब्लड सेल होती है, उनको नष्ट कर देता है। जो अपना आरबीसी का मेन काम क्या है, शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। फिर क्या होगा, शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। तो ये देखो क्या करता है, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, से आरसीबी नष्ट हो जाती है, यानी अपने रक्त के अंदर जो आरसीबी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, वो नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का प्रवाह सही नहीं होता है। तो ये था इसका अगला प्रश्न। इसके बाद देखो लघुतरात्मक का जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपको दिया है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। यानी सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है वो, उसके लक्षण क्या है, कैसे अपने को पता चलेगा कि अपने को सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो चुका है, यानी लक्षण क्या है उसके और उसका कारण क्या है, किस कारण से ये होता है। तो देखते हैं, पहला है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण, यानी इसके लक्षण क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखो जबड़े की मांसपेशियां, देखो लगातार अपन क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जबड़े की मांसपेशियां क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, और जिससे जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। यानी जबड़े की जो मांसपेशियां, यहाँ से जबड़ा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और फिर अपना मुंह पूरा खोलना चाहे ऐसे तो खुलता नहीं है। तो ये क्या है, आपका लक्षण है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होने के लक्षण है। यानी आपको पता चलेगा कि ये आपको सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग है। उसके बाद है इसके कारण क्या है, तो कारण ये है जो गुटखा वगैरह खाते हैं उनकी वजह से ये होता है, गुटखा खाने से, ठीक है। गुटखा अगर जो लोग खाते हैं वो बार बार क्या है, मुंह को थोड़ा थोड़ा चबाते रहते हैं, मुंह को इतना इतना हिलाते रहते हैं, फिर मांसपेशी ऐसी हो जाती है कि वो इतनी कठोर हो जाती है कि फिर आप पूरा मुंह खोलना चाहें तो खुलेगा नहीं, ठीक है, और मांसपेशी यहाँ की क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो ये है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण और कारण। ये थे आपके सारे लघुतरात्मक प्रश्न जो आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं इस चैप्टर के निबंधात्मक प्रश्न, यानी जो ज्यादा शब्दों में अंतर देना होता है, कम से कम 100 शब्दों में ही या इसके आसपास शब्दों में 80 या 100 शब्दों में 60 से ऊपर शब्द, वो देखते हैं, ठीक है। तो बड़ा उत्तर लिखना होता है इसके अंदर। तो प्रश्न क्या है, देखो पहला, क्वाशियोरकोर रोग क्या है, यानी आपको बताना है क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय, यानी इसके लक्षण आप कैसे बता सकते हैं किसी में क्वाशियोरकोर रोग हो गया है, और इसको कैसे उपाय यानी रोका जा सकता है, इसको रोकने के क्या उपाय हैं। तो देखते हैं, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग होता है, यानी किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी। अपन भोजन में लगातार लंबे समय तक प्रोटीन का सेवन नहीं कर रहे हैं तो उससे अपने को क्या हो जाता है, क्वाशियोरकोर रोग
हो जाता है। तो ये था क्वाशियोरकोर रोग होता क्या है। अब इसके बाद इसके लक्षण क्या है। देखो लक्षण क्या है, पहला सबसे पहले बच्चे का पेट फूल जाता है। बच्चे का पेट तो फूल जाता है लेकिन बाकी शरीर क्या हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, तो पहला ये इसका लक्षण। उसके बाद भूख कम लगती है, बच्चे को भूख नहीं लगती है। तीसरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये वैसे तो अपन पीछे पढ़ चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था क्वाशियोरकोर रोग यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के, प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उसके क्या लक्षण है, उस पर्सन में आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं, यानी त्वचा क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, शुष्क यानी सूख जाती है, काली पड़ जाती है और धब्बेदार होकर फटने लगती है। इसके बाद ये तो थे इसके लक्षण। इससे अपने को अगर ये किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई दे रहे हैं मतलब उसको क्वाशियोरकोर रोग है। इसके बाद में अपने को ये देखना है कि जो इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, यानी इसको रोकने के क्या उपाय हैं। तो पहला है प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को ऐसा रोग है तो उसको क्या करना चाहिए, जिस भोजन में प्रोटीन उचित मात्रा में हो उस भोजन का लगातार सेवन करना चाहिए। और दूसरा है अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, डॉक्टर को जाकर उसको दिखाना चाहिए। तो ये थे इसके जो क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। यानी लगातार अब लंबे समय तक वापस प्रोटीन लेने लग जाएंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो सकती है। तो ये था पहला प्रश्न निबंधात्मक, क्वाशियोरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण और इसके रोकथाम के उपाय। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है समाज में अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं। यानी अपने मन से, यानी आप जो उत्तर देने हैं तो अपने मन से उत्तर देना है कि जो अफीम के गांव में और ये चलन जो प्रथा है, अफीम के चलन की जो प्रथा है, यानी कोई भी त्योहार वगैरह, कोई भी आपका फेस्टिवल वगैरह होता है तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अफीम की मनुहार करते हैं, यानी अफीम को खाने का उसको निमंत्रण दिया जाता है, जिससे लोग क्या है अफीम खाते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, उनको लत लग जाती है, यानी आदत पड़ जाती है, फिर उनके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आप इसको कैसे, किस तरह से इस प्रथा को, यानी अफीम को जो होने वाले हैं, अफीम की प्रथा है जो गांव में चल रही है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं। तो देखो आपको अपने मन से उत्तर देना है। कैसे, किस तरह से, देखो आप अपने दिमाग में सोचो क्या करोगे। तो देखो आपको ये सबसे पहले तो ये है कि अफीम से जो जो हानियां होती है, जो जो अफीम से नुकसान होते हैं वो लोगों को जाकर बताओगे। भाई अफीम खाने से ये ना इस तरह की हानियां होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, असमय में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तरह की बातें बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, आप कई तरह के जैसे छोटे छोटे पहले स्कूलों में जाकर आप बता सकते हैं, विद्यालय में बच्चे को समझाएंगे भी अगर आप इनका सेवन करते हैं इस तरह से गांव में, गांव के स्कूलों में, शहरों के स्कूलों में बच्चों को जाके बताओगे तो बच्चे पहले से समझदार होंगे तो वो इस प्रथा को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। आप गाँव में और इनमें क्या कर सकते हैं, कई तरह के सेमिनार, रैलियां वगैरह करके और कई सभा का आयोजन करके आप उनको, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनके साथ जो बाद में इनके जो आपको पता है अफीम फ्री में तो आता नहीं है, उनके साथ कई तरह के हमें पैसे भी चुकाने पड़ते हैं, तो जिससे हमें क्या होती है, आर्थिक नुकसान भी होता है, यानी पैसों की दिक्कत भी होती है। तो ये लोगों को जाके बताओगे तो उससे क्या हो जाता है, कई हद तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो देखो अपन देखते हैं किस तरह से लिखना है। तो देखो अफीम के नशे से होने वाले कुप्रभावों की लोगों को जानकारी देकर, यानी इनसे जो कुप्रभाव होते हैं, इनसे जो जो आपको नुकसान होते हैं उसको लोगों को बताकर आप उसको कह सकते हो। दूसरा है अफीम की मनुहार प्रथा का विरोध करो, यानी जहां पर जिस गांव में भी ये चल रहा है वहां पर आप जाके इसका विरोध कर सकते हो और लोगों को कह सकते हो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इसको प्रथा को रोक देना चाहिए। इससे क्या होता है, छोटे बच्चों में इनमें क्या है, गंभीर बीमारियां होने के चांसेस हैं, बाद में इसकी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उसके बाद है अगला है जो अनेक तरह के अभियान व रैलियां करवा कर, यानी अनेक तरह के आप अभियान चला सकते हैं, स्कूली आपके साथ के बच्चों को लेकर रैलियां करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, लोगों को इससे जागरूकता मिलती है। उससे विद्यालयों में सभा करवाकर, विद्यालयों में आप कई तरह के सेमिनार करवा सकते हैं। विद्यालयों में जो सेमिनार है, विद्यालयों में सेमिनार करवाने से क्या होगा कि वहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को ही पता चल जाएगा, तो फिर आगे जाकर वो ऐसी जो अफीम वगैरह का है वो खाने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। इसके बाद अगला, इससे होने वाले आर्थिक हानियां भी बताकर, यानी अगर आप पहले किसी का उदाहरण दे सकते हो, आपके जो जानकार में, देखो इसने अफीम का सेवन किया था, फिर यहाँ इसको देखो ये इतना गरीब हो गया था, इसके देखो, तो इस तरह के, या आप अगर इसका सेवन करोगे तो आपको देखो आर्थिक नुकसान फ्री में तो आएगा नहीं, आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो इस तरह के लोगों को बताकर आप क्या कर सकते हो, इस प्रथा को आप रोक सकते हो। तो ये देखो वैसे तो आपको
अपने दिमाग से उत्तर बना के लिखना है। तो आप भी अपने कोई पॉइंट है अपने दिमाग के अंदर तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो ये था आपका 19वां प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है जो निबंधात्मक 20वां प्रश्न, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उसके लक्षण लिखिए। यानी विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं? देखो, भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी क्या कहलाती है? विटामिन कुपोषण। इसने पूछा नहीं, अगर पूछता तो परिभाषा अपन ये लिख सकते थे, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक विटामिन की कमी क्या कहलाती है? विटामिन कुपोषण कहलाती है। ठीक है, यहां पर पूछा है उसके होने वाले रोग और उसके लक्षण आपको बताने हैं। रोग कौन से होते हैं और लक्षण। तो देखो आपने क्या किया है, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग है उसके लक्षण के लिए एक सारणी बना दी, जो पहले अपने चैप्टर में भी बनाई थी, उसको वहां से भी आप लिख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं। तो देखो अपने एक एक विटामिन देख लेते हैं। पहले विटामिन ए, B1, B2, B3। बी के अंदर 3 विटामिन है, B1, B2, B3 और C और D। ये तो विटामिन है अपने 6। ठीक है, अब देखो इनके नाम क्या है, विटामिन के नाम क्या है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, बी का नाम है थाइमिन, सी का नाम है राइबोफ्लोविन, B1 का नाम थाइमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, और विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिकम, और विटामिन डी का नाम है कैल्सिफेरॉल। ये तो इनके नाम हो गए, या सीधा पूछ सकता है या इस तरह से। ठीक है, अब इनसे होने वाले रोग, देखो रोग का पूछा था रोग, तो विटामिन ए यानी रेटिनोल की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग, और जो विटामिन सी है उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ये तो हो गए विटामिन की कमी से होने वाले रोग। इसके बाद देखते हैं इनके लक्षण क्या हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसके लक्षण है दिखाई कम देना, यानी आंखें कमजोर हो जाना, दिखाई कम देना, या किसी को अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना। ठीक है, उसको लाइट में दिखाई देता है अंधेरे में, और रात में दिखाई नहीं देता है, यानी कम दिखाई देना। दूसरा है विटामिन B1 जिसको थाइमिन कहते हैं, विटामिन बी इसकी कमी से B1 की बेरी रोग होता है। कौन सा रोग? बेरी, जिसमें क्या होता है हृदय धड़कन कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, यानी 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, उससे कम हो जाती है। और तंत्रिकाएं और मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमजोर। तंत्रिकाएं क्या करती है? हमारे शरीर के सभी अंगों तक सूचना पहुंचाने का काम करती है, सभी अंगों की सूचना दिमाग तक पहुंचाती है और दिमाग से वापस अंगों तक पहुंचाती है, ये होती है तंत्रिका। और मांसपेशियां क्या हो जाती है? पेशियां, यानी हाथ को अपन मोड़ते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वापस फैलती है तो हाथ, ये काम करती है मांसपेशियां, यानी ये भी क्या हो जाती है? कमजोर। तंत्रिकाएं और मांसपेशियां दोनों ही क्या हो जाती है? कमजोर। और हृदय धड़कन कम हो जाती है। किसकी कमी से? बेरी रोग के लक्षण है ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 जिसका नाम होता है राइबोफ्लोविन, और इससे रोग कौन सा होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। अच्छी तरह याद रखें, राइबोफ्लेविनोसिस इसका नाम है। इसमें क्या होता है? होठ और मुंह की त्वचा फट जाती है, होठ फट जाते हैं और मुंह के आसपास की त्वचा यहाँ की क्या हो जाती है? फट जाती है। ठीक है, और स्मृति कम हो जाती है, यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये इसके लक्षण है राइबोफ्लोविनोसिस के, जो किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से ये रोग होता है, और इसके लक्षण ये हैं। अगला देखते हैं विटामिन B3 जिसको नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन, और इससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग। इसमें क्या होता है? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बन जाती है, जीभ पर और त्वचा पर क्या हो जाती है? अपने शरीर पर, जीभ पर और मुंह के आसपास की त्वचा है, यहाँ पर क्या हो जाती है? सूख कर त्वचा की पपड़ियां बनने लग जाती है। ये किसके लक्षण है? पेलेग्रा रोग के। ऐसा पेलेग्रा रोग में होता है, जीभ और त्वचा की क्या हो जाती है? पपड़ियां बनने लग जाती है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिससे रोग कौन सा होता है? सी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून आना व त्वचा पर चकत्ते बनना, यानी आपने देख रहा होगा मसूड़ों में लोगों को क्या होता है? खून आता रहता है। अगर मसूड़ों में खून आ रहा है और त्वचा पर चकत्ते, यानी त्वचा पर, यानी अपने शरीर के ऊपर स्किन पर, त्वचा पर क्या बन गए? निशान बन गए, छोटे छोटे चकत्ते यानी निशान जैसे हो गए हैं, इसका मतलब है उसको कौन सा रोग हो गया है? स्कर्वी रोग, जो किसकी कमी से हुआ है? विटामिन सी की कमी से। इसके बाद अगला है विटामिन डी जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जिससे कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग। ये किसके लिए होता है? हड्डियों के लिए, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती है या फिर हड्डियां मुड़ जाती है। पैरों के घुटने के पास की आपने देखे होगा कईयों की हड्डियां बहुत मुड़ी हुई होती है, वो किसके कारण है? विटामिन डी की कमी से हुआ है, और उससे कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग। तो ये आप इस तरह की टेबल बना दोगे तो अगर आप ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ये था इसका 20वां प्रश्न, विटामिन कुपोषण, और इससे रोग कौन से होते हैं और उस रोग के लक्षण क्या है। इसके बाद जो देखो अगला प्रश्न है निबंधात्मक 21वां प्रश्न, वो है
कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। यानी कोल्ड ड्रिंक जो पीने से हमारे शरीर पर कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो इसका उत्तर दो तरीके से देख सकते हैं। दो तरीके कौन से, एक तो आप बताओ कि कौन से पदार्थ से कौन सा नुकसान होता है, और दूसरा आपको ये तरीका अगर मुश्किल लग रहा है तो दूसरा आसान तरीका, आप सिर्फ प्रभाव लिख दो। यानी कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या हो जाता है, कैंसर, स्नायु प्रजनन, वो बाद में बात करेंगे, पहले इसको अपन समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो देख लेते हैं और इनसे क्या क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो देखो अपने कोल्ड ड्रिंक्स में बात की थी, इसमें क्या मिलाया जाता है, लीडेन, डीडीटी, मेलेथियम और क्लोरोपाइरीफॉस। ये क्या है, ये इस तरह के तत्व हैं जो हमारे शरीर में कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बीमारियां पैदा कर सकते हैं। दूसरा देखो फास्फोरिक अम्ल, जो लोहा गलाने की क्षमता होती है। फास्फोरिक अम्ल में क्या होती है, लोहा गलाने की क्षमता होती है। जो लोहा गला सकता है तो बताओ अपने दांतों को प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा, तो ये अपने दांतों को खराब कर देता है, उसको प्रभावित करता है, यानी दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है एथिलीन ग्लाइकोल, ये बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जिसको मीठा जहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठा जहर। ये क्या है, पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता है। यानी पानी अपन देखते हैं नॉर्मली बर्फ क्या हो जाती है, पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है, लेकिन ये क्या करता है, अपन देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को फ्रीजर में रख देते हैं तो भी वो क्या है, नहीं जमता है। तो वो इसी के कारण होता है एथिलीन ग्लाइकोल। ये मीठा जहर है, धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जहर का काम करता है। उसके बाद है बोरिक, एरिथोबेरिक और बेंजाइल अम्ल हैं। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उसको खट्टा बनाते हैं। ठीक है, उसमें चीनी भी बहुत ज्यादा मिलाई जाती है, मतलब शुगर भी बहुत ज्यादा मिलाई जाती है और उसको खट्टा भी बहुत ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से पेट में जलन, खट्टी डकार, एसिडिटी वगैरह ये चीजें हो सकती है अपने शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कोल्ड ड्रिंक्स का हानिकारक प्रभाव है। उसके बाद अगला है 0.4 ppm सीसा मिलाया जाता है, लेड यानी सीसा मिलाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है सीसा बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, जो क्या है, स्नायु, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, इसको नुकसान पहुंचाता है। स्नायु मतलब अब उसकी आयु में कमी, और गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, इनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। देखो ये जो 0.4 ppm सीसा है, लेड है, ये आपको पता है एक बार जो अपने मैगी आती थी उसको बैन कर दिया था, वो इसी के कारण उसमें मिलाया जाता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जा रहा है, फिर भी अपन ये पी रहे हैं। उसके बाद है कैफीन। कैफीन क्या हो जाता है, कैफीन इसके अंदर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है और सिर दर्द ज्यादा होने लग जाता है कोल्ड ड्रिंक की वजह से। तो ये था कोल्ड ड्रिंक से पड़ने वाले जो हानिकारक प्रभाव हैं। अगर आप इनको नहीं लिखना चाहते तो इनको एक एक पॉइंट बना के आप लिख दो। आप लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे कोल्ड ड्रिंक से शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव, तो उत्तर देखो कैसे लिखेंगे। अगर ये आप नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ ये लिख देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पॉइंट डाल के। 1 नंबर में लिखेंगे इससे क्या हो जाता है, कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारी हो सकती है कोल्ड ड्रिंक पीने से। दूसरा है इससे कोल्ड ड्रिंक पीने से दांत खराब हो जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक ये में एक ऐसा पदार्थ मिला जाता है जो 0 डिग्री तक पानी को जमने नहीं देता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कोल्ड ड्रिंक से पेट में जलन, खट्टी डकार, एसिडिटी हो सकती है। ठीक है, होती है। और उसके बाद में है इससे स्नायु, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां को नुकसान पहुंचता है और इससे अनिद्रा और सिर दर्द हो सकता है। आप चाहे तो ये भी लिख दें, तो ऐसा नहीं कि नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, थोड़ा सा गलत बोल दिया, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आप इसको पॉइंट बना के लिख दो। पहला पॉइंट ये, दूसरा ये लिख दिया, तीसरा ये, चौथा 5 और 6 पॉइंट आप इसको पॉइंट बना के पूरा आप डिटेल में लिख दो इसको, मतलब पूरी लाइन बना के, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने से दांत खराब होते हैं, ऐसे। मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप निश्चित तौर पे आप दोनों तरीके से किसी में से भी उत्तर लिख सकते हैं। तो ये आपका 21वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद जो अगला निबंधात्मक प्रश्न है 22वां, जिसमें आपको दिया हुआ है खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए। यानी जो अपने खाने के जो पदार्थ हैं उसमें मिलावट के बारे में आपको बताना है। तो आप इसके बारे में बता सकते हैं किस किस चीज में कौन कौन सी मिलावट की जाती है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो देखो आपको सिंपल से बारे में इसके बारे में पता है कि आपको पता है कि इस चीज में क्या क्या मिलाया जाता है। आपको पता है नकली दूध बना के बेचा जाता है, देसी घी की जगह वनस्पति घी बेचा जाता है, मिर्च में आपको पता है ईंट का चूरा मिलाया जाता है, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, आपको पता है काली मिर्च और पपीते के बीज एक जैसे होते हैं तो काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। तो इस तरह के क्या है दूसरी चीजें मिलाकर, किस लिए, लोग अपना फायदा लेने के लिए बहुत सारी चीजें मिलावट करके बेचते हैं। तो इसके बारे में लिखना है। और भारत में इस 1954 में इसका
पीएफए कानून भी बना था, ठीक है, पीएफए नाम से। तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहले देखो अपन देखते हैं कौन कौन सा खाद्य पदार्थ है, ठीक है, और इसमें मिलावट किस किस की जाती है, ठीक है। ये तो खाद्य पदार्थ है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। देखो सबसे पहला है दूध। दूध को तो देखो ये तो दूध है, दूध में मिलाया नहीं जाता, ये नकली दूध बना के बेचा जाता है। ये क्या है, जो यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और तेल, इनसे मिला के नकली दूध बनाया जाता है। दूध ही क्या बनाया जाता है, नकली दूध बना दिया जाता है, ठीक है, और फिर वो बेचा जाता है। दूसरा है सरसों का तेल। सरसों का तेल क्या होता है, सरसों महंगी मिलती है तो इसका तेल भी महंगा होता है, उसकी जगह सत्यानाशी के बीजों का तेल निकाल दिया जाता है। सत्यानाशी के जो बीज होते हैं उसका तेल, ये बहुत सस्ता होता है, ये इसके अंदर मिला देते हैं, बिल्कुल एक जैसा होता है, तो फिर पता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए क्या करते हैं, सरसों के तेल में सत्यानाशी का तेल मिला देते हैं। अगला है देसी घी के नाम पर आपको वनस्पति घी, यानी देसी घी में वनस्पति घी यानी डालडा घी जिसको कहते हैं, वो मिला दिया जाता है। उसके बाद है मिर्च पाउडर। मिर्च का जो पाउडर होता है, अपन हरी लाल मिर्च लेके आते हैं पीसी हुई, उसके अंदर क्या कर देते हैं, ईंट का चूरा मिला देते हैं। अब आपको पता है इतनी बड़ी ईंट 2-4 रुपए में आ जाती है, ठीक है, और आपको पता है मिर्च होती है महंगी, तो उसमें अंदर थोड़ा बहुत भी मिला देंगे तो वजन बढ़ जाएगा, जिससे उसका जो दुकानदार है, जो बेचने वाला है, उसका फायदा हो जाता है। तो इतने से फायदे के लिए लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। उसके बाद है हल्दी। हल्दी में क्या मिलाया जाता है, पीली मिट्टी मिलाई जाती है। हल्दी का जैसा कलर होता है वैसी मिट्टी आती है, पीली मिट्टी, उसको उसके अंदर मिला दिया जाता है। तो अब आपको पता है पीसी हुई हल्दी के अंदर मिला दिया, तो अब कैसे पता चलेगा, तो वो मिल जाता है। उसके बाद है काली मिर्च। काली मिर्च में क्या है, पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। काली मिर्च और पपीते के बीज बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं और फिर बेचे जाते हैं। काली मिर्च बहुत महंगी आती है, पपीते के बीज तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर मिला दिए जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। फल और सब्जियों को भी आजकल रासायनिक इंजेक्शन लगाकर उसके तैयार किए जाते हैं। आप फल और सब्जियों के जो मार्केट में बहुत आपको आकर्षक कलर जो दिखाई देते हैं ना, सुंदर सुंदर कलर, वो क्या किए जाते हैं, इंजेक्शन लगाकर तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक में इतना, नेचुरल में इतना कलर अच्छा नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कुछ में होते हैं, लेकिन ये जो मार्केट में पर देखते हैं, ये क्या है, बहुत सारी इंजेक्शन से लगाकर तैयार की जाती है, रासायनिक इंजेक्शन लगाकर। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब जो बात है, अगर मान लो इनसे खाने से कोई बीमार हो गया है, अब वो दवाई लेगा तो दवाइयां भी नकली। तो देखने की बात ये है कि यहाँ पर आपको जो, आप मान लो बीमार हो गए इनके खाने से और आप डॉक्टर के पास ले, डॉक्टर ने पर्ची में जो दवाइयां लिखी, आप बाहर से मेडिकल लेने गए, वो भी नकली। तो जीवन रक्षक दवाइयां भी नकली बिक रही हैं, तो आप क्या क्या रोकोगे, ठीक है। तो सरकार ने इसके ऊपर कोई कड़े कदम नहीं उठा रखे हैं। आप देखते हैं जब कोई त्योहार आता है, जैसे मान लो दीपावली हो गया, होली हो गया, तो इसके आसपास कई मिठाइयों की दुकानों में इनमें जांच की जाती है, जहां पर देखते हैं जो मावा होता है वो भी नकली बिक रहा है, ठीक है। अपन देखते हैं अखबार के अंदर नकली मावा पकड़ा गया, नकली मावे से बनी हुई मिठाइयां पकड़ी गई। वो थोड़ा सा चुनाव के सीजन में होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी आराम से पूरे साल भर पूरी मिठाइयां बिल्कुल खुलेआम बिकती है। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हो। इस तरह से आप इस तरह से चार्ट बनाकर भी लिख सकते हो, चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, दूध, नकली दूध, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, तेल मिलाकर बेचा जाता है। सरसों के तेल में सत्यानाशी का तेल मिलाया जाता है, ठीक है। देसी घी में वनस्पति घी मिलाकर बेचा जाता है। ऐसे ही लिखते हैं, मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिलाकर बेचा जाता है। इस तरह से आप पूरी लाइनें बना के भी लिख सकते हो, ताकि पैरा बन जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद में है जो भारत में जो कानून है, इसके खिलाफ जो कानून बना था 1954 का जो कानून है, वो क्या है, खाद्य पदार्थ मिश्रण निषेध अधिनियम। नाम मात्र का एक कानून है, इसके ऊपर कोई कठोर कानून नहीं है ये, ठीक है। अगर कठोर कानून होता तो इतने मिलावट नहीं करते लोग, ठीक है। तो ये है एक, मतलब आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें अंदर क्या क्या बदलाव करी जानी चाहिए, यानी कड़े कानून बनाने चाहिए। अगर कोई मिलावट करता है तो उसको कड़ी सजा देनी चाहिए, ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसके अंदर और अधिक, ठीक है। तो ये था आपका खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक जो छोटा सा लेख था इसके बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है निबंधात्मक का अंतिम प्रश्न, यानी इस पाठ का अंतिम प्रश्न। देखते हैं क्या है, पहले तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। यानी कौन कौन से खनिज से कौन कौन सी हानियां होती है वो आपको बताना है। वैसे अपने पाठ में बात किया था, एक अपने खनिज कुपोषण की सारणी बनाई थी, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं। आपको याद होगा, जैसे आपको बताया जाता है, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन कम बनता है, जिससे अपने क्या हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। वैसे ही कैल्शियम की कमी से क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। वैसे ही लोह तत्व की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। यानी जो शरीर के अंदर रुधिर होता है, रक्त होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम मात्रा में बनता है। लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है, यानी रक्तहीनता जिसको कहते हैं। यानी शरीर में रक्त की कमी, यानी जो शरीर के अंदर अपने रक्त के अंदर
हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा कम होने लग जाती है, जिससे भी दिक्कत हो सकती है। तो अपन इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो खनिज क्या है, ये खनिज है और ये इससे होने वाली हानियां हैं। पहला देखो लोह तत्व है। लोह तत्व आपको बताया था, इसकी कमी से रक्तहीनता, रक्तहीनता मतलब क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं पीलिया रोग भी जिसे कहते हैं ना, वो भी हो सकता है, यानी इस तरह से चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। दूसरा है आयोडीन, इसको तो आप अच्छी तरह याद ही हो गया। इसकी कमी से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो अपने को किस रोग का कारण हो सकता है, ये जिसके कारण गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है, अगर थायरोक्सिन पूरी मात्रा में नहीं बन रहा है तो। यानी आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन निर्माण में सहायता करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। अगर ये नहीं बनेगा तो अपने को गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है। इसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम आपको पता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तब क्या होगा, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है और मुड़ जाती हैं। ठीक है, इससे ऐसा हो सकता है कैल्शियम की कमी से। इसके बाद है फास्फोरस, जो कैल्शियम का काम है वही फास्फोरस का है, दोनों सेम ही हैं, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल एक जैसे। इसकी कमी से भी क्या होती है, हड्डियां में दांत कमजोर हो जाते हैं। दांत भी क्या होते हैं, एक तरह से हड्डियां ही होती है अपनी, वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, फास्फोरस। उसके बाद है पोटेशियम। अब देखो ये पोटेशियम और सोडियम ये दोनों एक जैसे, बिल्कुल एक ही काम करते हैं। देखो इसकी कमी से मांसपेशियां संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन में यानी फैलने और संकुचन में, शरीर का विद्युत अपघटन में, तंत्रिकीय अवयव संचरण में और संतुलन बनाने में आदि में क्या होती है, इसमें क्रियाओं में कठिनाई होने लग जाती है। यानी अपने शरीर का संतुलन सही तरीके से नहीं रहेगा, अपने शरीर के सभी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान और दूसरे स्थान से दिमाग तक पहुंचाने, यानी दिमाग से पूरे किसी अंग तक पहुंचाना और अंग से दिमाग तक पहुंचाने में दिक्कत होने लग जाएगी। तो इस तरह की परेशानी आती है अगर आपके शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। यानी पोटेशियम खनिज लवण है, इसकी कमी हो रही है पोटेशियम खनिज की। यही बात है अगर सोडियम की कमी होती है तो सेम वही है, देखो बिल्कुल एक जैसा है। इसकी कमी से भी मांसपेशियां संकुचन, शरीर का विद्युत अपघटन, तंत्रिकीय अवयव संचरण और संतुलन आदि क्रियाओं में कठिनाई होती है। इसमें भी और इसमें भी, दोनों में सेम ही होता है। तो आपको इसको याद करेंगे तो दोनों देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने चैप्टर में अच्छी तरह समझ लिया है तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और चैप्टर ने आपने समझ लिया तो इसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये जो नई सीरीज चालू की अपने क्वेश्चन आंसर की पार्ट के साथ में, ये आपको कैसी लगी इसका आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।